हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पर। तो ज़रा आप देख करके बताओ तो ये तस्वीर आखिर है किसकी। नहीं समझ पाए? अच्छा, अगर आप लोगों में से किसी बच्चे ने अगर गूगल के सर्च बार में देख लिया इनका नाम, तो इनका नाम है जमशेद जी टाटा। सही सुना, जमशेद जी टाटा। तो बात आती है कि भाई आजकल हमारे अखबारों में अक्सर बिजनेस के बारे में भी बहुत कुछ निकलता रहता है। और मैंने देखा है कि बच्चों के मन में भी पढ़ाई को लेकर के ट्रेंड और करियर को लेकर के इंटरेस्ट भी कुछ थोड़ा सा बदला है। अब आजकल के बच्चे सिर्फ साइंस ही नहीं पढ़ते, कॉमर्स भी पढ़ना चाहते हैं। बच्चों के मन में बचपन से ही आप पूछो तो बिजनेसमैन बनने की भी इच्छा होती है। तो इसीलिए मैं आज सोच रहा था कि आप सबको कुछ बातें बताऊंगा जमशेद जी टाटा के बारे में। और जमशेद जी टाटा अभी जो हम लोग आजकल देखा करते हैं रतन टाटा जी, उनके पिताजी हैं, है ना। ये देखो, आप इन्हें देखा करते हो, ये हैं रतन टाटा, है ना। और आज हम लोग बातें कर रहे हैं जमशेद जी टाटा के बारे में। तो अब ज़रा सा हम लोग बातें करते हैं उनके बचपन के बारे में, किस तरीके से उनके मन में बिजनेसमैन बनने की इच्छा हुई, क्या उनके परिवार में पहले से लोग बिजनेसमैन थे, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो देखो, इनका पूरा नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध लेखक कार्लाइल ने अपने एक भाषण में कहा था कि जिस देश का लोहे पर नियंत्रण हो जाता है उसका शीघ्र ही सोने पर नियंत्रण हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, दो मेटल्स की बातें हो रही हैं। फर्स्ट वन इज लोहा, आयरन, और सेकेंड वन इज सोना, गोल्ड। और आप लोग सोचते होंगे कि भाई इन दोनों में क्या कंपैरिजन हो सकता है, लोहा और सोना में क्या कंपैरिजन हो सकता है। एक तो सस्ती सी धातु है, मेटल है, और सोना जो कि इतना प्रीसियस मेटल है। हाँ, सब लोग अपने पास में सोना खरीद खरीद करके रखना चाहते हैं। तो आखिर इस प्रसिद्ध लेखक कार्लाइल ने अपने भाषण में ऐसा क्यों कहा होगा कि जिस देश का लोहे पर नियंत्रण, कंट्रोल हो जाता है, उसका जल्दी ही सोने पर नियंत्रण हो जाता है। तो मैनचेस्टर, लंदन में दिए गए उनके इस भाषण को सुनकर के एक नवयुवक, एक यंग मैन, है ना, वो बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को एक नया डायरेक्शन दिया और आगे चल कर के भारत के औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। और इस नवयुवक का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। वैसे यहाँ पर ये जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ज़रा सा मुझे कुछ कुछ जगहों पे स, तालव्य स को लेकर के स्पेलिंग मिस्टेक नज़र आ रहा है। जैसे कि जमशेद, यहाँ पर तालव्य स होना चाहिए था, लेकिन मैंने जो किताब चुना है ये यूपीएससीईआरटी की किताब है और उसमें ऐसा ही लिखा है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि ये एक मिस्टेक है। तो बच्चों, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज के दिन में जमशेद जी टाटा के बारे में बताने का क्या मतलब है और आप इनके बारे में क्यों जानना चाहेंगे। तो all those students who are aspiring to be a businessman, they must think about, they must learn about टाटा। क्योंकि आजकल के समय में अगर हम लोग अपने देश में बिजनेसमैन लोगों की बातें करते हैं तो सबसे पहले लोगों की जबान पर जो नाम आता है दैट इज़ टाटा। टाटा, बिरला, अब आजकल अंबानी, है ना, अदानी, इन लोगों का भी नाम आने लगा है। लेकिन टाटा, बिरला, ये लोग बिजनेस फैमिलीज़ में, बिजनेस डायनेस्टीज़ में वो नाम रखते हैं जो हम लोगों के देश में लगभग 100-150 साल से इन्होंने तरह तरह के बिजनेस के ज़रिए हमारे देश के इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ के उद्योग धंधा को, यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और ये सोबर, बहुत ही इज्जतदार बिजनेसमैन माने जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे बिजनेसमैन में से किसी एक के बारे में सबसे पहली बार लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो मैंने जमशेद जी का नाम चुना। अच्छा बच्चों, मैंने जो स्पेलिंग की बात कही आप देख सकते हो, यहाँ पर जो लिखा है ये इनके नाम में सही से तालव्य स लिखा है। तो मैंने सोचा कि कभी टाइम निकाल करके मैं यूपीएससीईआरटी, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बोर्ड है, उनको एक छोटा सा मेल भी करूँगा कि इस तरह के करेक्शंस वो अपने टेक्स्ट बुक में ज़रूर कर लें। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि
कार्लाइल ने अपने भाषण में कहा था कि जिस देश का लोहे पर नियंत्रण हो जाता है उसका शीघ्र ही सोने पर नियंत्रण हो जाता है। तो बात है कि अगर आपके देश में इंडस्ट्रीज हैं, है ना, इंडस्ट्रीज हैं, तो सबसे पहले बेसिक इंडस्ट्री, सबसे पहले ज़रूरी इंडस्ट्री क्या है कि आपके पास में लोहे की फैक्ट्री होनी चाहिए, है ना, स्टील की फैक्ट्री होनी चाहिए, इस्पात की फैक्ट्री होनी चाहिए। कौन सी चीज़ है, बसें बनानी हो, ट्रेन बनानी हो, है ना, जहाज़ बनाना हो, एरोप्लेन बनाना हो, तोप बनाना हो, बंदूक बनाना हो कार बनानी हो, मोटरसाइकिल बनानी हो, और तो और आपका जो ये मोटरसाइकिल और साइकिल होती है जिसे आप चढ़ना बहुत पसंद करते हो, उसका कितना % हिस्सा लोहे का बना है ना बना हुआ। तो इतना इम्पॉर्टेंट है लोहा। और जब इन्होंने ये बात कही कि जिसका लोहे पर कंट्रोल हो जाता है उसका सोने पर नियंत्रण हो जाता है, तो सोचने की बात है। हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं कि जमशेदजी नसरवान जी टाटा, जो जमशेदजी टाटा का पूरा नाम था, इनका जन्म गुजरात के एक पारसी परिवार में हुआ था। पारसी परिवार, है ना, ये ध्यान देने की बात है। और पारसी परिवार में 3 मार्च 1839 को इनका जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, बेसिक एजुकेशन। पहले के समय में ऐसी बातें हुआ करती थी, ये बातें राजा महाराजा के समय में भी थी, और बाद के समय में जो समाज के इज्जतदार, संभ्रांत, पैसे वाले धनी लोग हुआ करते थे, अक्सर वो अपने छोटे बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते थे, उन्हें घर पर ही अच्छे ट्यूटर्स रख करके पढ़ाया करते थे। तो बाद में इनके पिता इन्हें मुंबई ले गए। मुंबई, आज का मुंबई आप समझ रहे हो ना, जो पहले का बॉम्बे हुआ करता था। और व्हाट इज स्पेशल अबाउट मुंबई, मुंबई इज़ दी, वो अपने देश की ना उसको आप इकोनॉमिकल कैपिटल कह सकते हो, आर्थिक राजधानी कह सकते हो। हाँ, भारत में ऐसे कौन कौन से बिजनेस होंगे, कौन कौन सी कंपनियाँ होंगी, ज़्यादातर कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस आपको मुंबई में मिलेंगे। इसीलिए मुंबई जो है वो बिजनेसमैन लोगों का एक गढ़ कह सकते हैं। तो जब जमशेदजी टाटा के पिताजी इन्हें मुंबई ले गए तो उस समय उनकी आयु थी 13 ईयर्स। वहाँ उन्होंने पहले स्थानीय पुरोहितों से पढ़ा। पुरोहित आप समझ सकते हो, पुरोहित कहने का मतलब है पंडित, है ना। और पंडित का मतलब होता है कि वो आदमी उस लैंग्वेज का, उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो। मैं तो पंडित का मतलब यही समझता हूँ। वैसे आमतौर पर लोग आजकल पंडित होने का, पुरोहित होने का मतलब समझते हैं कि जो संस्कृत में वाचन करते हैं और धार्मिक कर्मकांड के बारे में, पूजा कराने के बारे में, तरह तरह के संस्कार कैसे पूजा कराने हैं उसके बारे में जानकारी रखते हैं। वैसे सचमुच में पंडित शब्द का मतलब होता है कि जो उस विषय में ज़्यादा जानकारी रखता है, ज्ञानी आदमी है। आगे की पढ़ाई इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की। कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही, जब वो कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, तभी इनकी शादी हो गई। और शादी हो गई तो इनकी मिसेज का नाम था, इनकी श्रीमती जी का नाम था हीराबाई। तो सन 1856 में इनके एक पुत्र दोराब जी का जन्म हुआ। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना कि मुझे लगता है काफ़ी कम एज में इनकी शादी हो गई। 1839 और 1839 40 के बाद में बस 15 से 16 साल की उम्र में शादी हो गई। तो पहले के समय में ऐसा होता था। आगे पढ़ते हैं कि और क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पर जमशेदजी टाटा के बारे में, है ना। वैसे मैं एक बार जानना चाहूँगा कि आप सब बच्चे जो मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग, जो मैंने ऊपर में ब्लू कलर में यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा है, आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको समय समय पर जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। मैंने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं। तो इसमें जैसे कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ साथ में जैसे प्राइवेट स्कूल्स में मैंने देखा कि डीएवी स्कूल्स की चेन अपने देश में बहुत बड़ी है, तो उनके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। उनके कुछ स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन वीकेंड ट्यूशन भी देता हूँ, सैटरडे संडे को।
तो जमशेद जी की जन्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना, उनकी बेसिक एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया, उनके आगे की जो कॉलेज की पढ़ाई हुई उसके बारे में पढ़ लिया, और हम लोगों ने जाना कि कॉलेज में स्टडी करने के दौरान ही उनकी शादी हीराबाई से हो गई। अब जमशेद जी ने शिक्षा पूरी करने के बाद एक वकील के साथ काम करना आरंभ किया, किंतु उसमें उनका मन नहीं लगा। तो बच्चों, मैं वकील और वकालत के बारे में बताना चाहूँगा कि पहले भी मैंने कुछ जो सोशल स्टडीज़ के लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं उसमें मैंने कहा है कि एक समय में हमारे देश में बहुत सारे लोग जब पढ़ाई करते थे और हायर एजुकेशन की बात होती थी तो वकालत का काम, बैरिस्ट्री, है ना, महात्मा गांधी के बारे में है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, कि इन सब लोगों ने भी बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ाई की, और उसकी पढ़ाई करने के लिए ये इंग्लैंड जाते थे। अब यहाँ देखो, देयर इज ए कोइंसिडेंस कि जमशेद जी ने भी कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद एक लॉयर के साथ काम करना शुरू किया, उसमें उनका मन नहीं लगा। तो यहाँ से ही लग रहा है कि जैसे उनके मन में बिजनेस की बातें रही होंगी, या शायद वो अपना काम करना चाहते होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वकील के दफ्तर का काम छोड़कर अपने पिता के व्यवसाय का मतलब है बिजनेस, उसमें हाथ बटाना, उसमें उन्होंने हेल्प करना शुरू। व्यवसाय में, बिजनेस में उन्हें बहुत रुचि थी, अतः वे सफल व्यवसायी बनने के गुर शीघ्र ही सीख गए। तो ऐसा होता है ना बच्चों कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो और अगर आपको मिले कि उसी सब्जेक्ट में आप करियर भी बनाओ, तो फिर तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे भगवान ने आपकी सुन ली कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आपने इंटरमीडिएट में साइंस की पढ़ाई की और आगे चल कर के आपको जैसे आईआईटी जैसे किसी प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने का, रिसर्च करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये बचपन से बिजनेस करना चाहते थे, इनकी बहुत रुचि थी। वकील का काम छोड़ करके इन्होंने अपने फादर के बिजनेस में हेल्प करना शुरू किया, और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए जो बातें होती हैं वो चीज़ें इन्होंने बड़ी जल्दी सीख ली। देयर आर सम ट्रिक्स इन एवरी ट्रेड, हर सब्जेक्ट में होता है, और बिजनेस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें भी सफल होने के तौर तरीके तो होते ही हैं, है ना। तो उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझा। बारीकी को सीखने का मतलब है बेसिक्स को सीखना, है ना, फंडामेंटल्स को सीखना, छोटी छोटी बातों को देखना। व्यापार के प्रति बेटे की लगन और कर्मठता को देख करके नसरवान जी बहुत प्रसन्न थे। सो हु इज मिस्टर नसरवान? नसरवान जी जमशेद नसरवान जी के पिता थे, है ना। और उन्होंने देखा कि भाई उनका जो यंग सन है वो उनके बिजनेस में इतना डिवोशन के साथ में, इतना डिटर्मिनेशन के साथ में, इतना लेबर कर रहा है, तो वो बहुत ही इम्प्रेस हुए, बहुत हैप्पी हुए। सो अब वो अपने व्यवसाय को भारत से बाहर विदेशों में भी फैलाना चाहते थे। वाह! तो यहाँ पर बात आ गई ना कि यहाँ पर उनके पापा सोच रहे थे कि क्यों ना हम अपना बिजनेस भारत से बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी इस्टेब्लिश करें, है ना, एक्सपोर्ट करना शुरू करें, या फिर वहाँ पर भी अपनी फैक्ट्री इंस्टॉल करें, इस्टेब्लिश करें और आगे का कारोबार बढ़ाएं। तो इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उनके पिताजी ने क्या किया? उनके पिताजी ने इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जमशेद जी को चीन भेजा। कहाँ भेजा? चाइना में भेजा। और जमशेद जी ने हांगकांग और शंघाई जैसे बड़े नगरों में, बड़े टाउनशिप में अपने बिजनेस सेंटर के ब्रांचेस खोले, और उन्होंने चीन में रह कर के वहाँ के अर्थ और व्यापार व्यवस्था का अध्ययन भी किया। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये मैं आपसे ध्यान देने को कहूँगा कि आप सब बच्चों में से जो भी बच्चे आगे चल कर के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं उन्हें इस तरह के काम करना चाहिए। कौन सा काम? जैसे कि जमशेद जी के पिताजी नसरवान जी चाहते थे कि मेरा फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस हो, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने अपने बच्चे को चाइना में भेजा, और चाइना में जाकर के इन्होंने वहाँ की इकोनॉमिक्स, वहाँ के बिजनेस सिस्टम का स्टडी भी किया। भाई अगर आप वहाँ के बिजनेस को, अगर आप वहाँ के इकोनॉमिक्स को, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल को, है ना, ये चीज़ें समझोगे नहीं तो फिर आप वहाँ पर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कैसे करोगे। और इसी तरह से आगे अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए वो लंदन भी गए। और उसमें उनकी उम्र कितनी थी बच्चों, जानते हो?
उस समय उनकी उम्र उतनी ही थी कि बस 25 ईयर्स, उसमें मात्र वो 25 साल के थे। तो सोचो, इतनी छोटी सी उम्र और इतना बड़ा काम। बड़ा काम तो है ना कि अपने देश का बिजनेस विदेशों में इस्टेब्लिश करना, वहाँ पर व्यापार को बढ़ाना। और वो भी देश कौन सा चुना उन्होंने पड़ोसी देश चाइना को चुना, और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को चुना। वही इंग्लैंड जो 1947 से पहले हमारे देश पर राज किया करता था, है ना। तो उन्होंने लंदन में सूती वस्त्र उद्योग पर अधिक ध्यान दिया। किस चीज़ का ध्यान दिया उन्होंने? कॉटन इंडस्ट्री पर फोकस किया। उस संबंध में उन्होंने लंकाशायर और मैनचेस्टर नगरों की यात्राएं की। ये लंकाशायर और मैनचेस्टर शहर जो हैं, ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए इंग्लैंड में बहुत बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर कॉटन की बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हैं। आगे लिखा भी यहाँ है कि यह नगर वस्त्र उद्योग के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वे 4 साल तक वस्त्र उद्योग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते रहे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो आगे चल कर के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो अब इनका अगला लक्ष्य था टाटा जी का कि भाई इंग्लैंड में मुझे कॉटन इंडस्ट्री सेटअप करना है, कॉटन का बिजनेस करना है। तो वहाँ उन्होंने 4 साल तक करके 4 इयर्स तक उन्होंने रुक करके वहाँ के कॉटन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को स्टडी किया। ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो उस हिसाब से सोच करके देखो। उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टडी की, है ना। स्वदेश लौटने पर, अपने देश पर लौटने पर उन्होंने पाया कि अब उनके पिता का जो व्यवसाय है, उनके पिता का जो बिजनेस है, वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में नहीं है। इसका मतलब हो सकता है उनके फादर के बिजनेस में उन्हें घाटा लग रहा होगा। तो बिजनेस में तो होता है ना, देयर आर टाइम्स, कभी आपको प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। ये डिपेंड भी करता है कि हाँ बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, और उसके साथ साथ हम अपने बिजनेस को ट्यून कर पा रहे हैं कि नहीं, समय के साथ चल पा रहे हैं कि नहीं। तो बात आ रही कि उनकी फर्म पर बाजार के कर्ज बढ़ते जा रहे थे, बाजार में उनकी साख, रेपुटेशन, है ना, रेपुटेशन गिरती जा रही थी। इस कठिन समय में, इस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में पिता और पुत्र ने अपने योग्यता और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक कठिन लेकिन सही निर्णय लिया। वो कैसा सही निर्णय लिया उन्होंने? जमशेदजी टाटा और उनके पिता नसरवान जी टाटा ने, उन्होंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने अपना मकान और कुछ निजी संपत्ति बेचकर कर्जों की अदायगी कर दी। अदायगी करने का मतलब है पेमेंट कर देना। तो इससे क्या हुआ कि इससे एक तो व्यापारियों का विश्वास उनकी फर्म में बढ़ गया कि भाई हमें टाटा जी के साथ बिजनेस करने में चिंता की बात नहीं है कि हमारा पैसा फंस नहीं जाएगा, हमने जो पूंजी लगाई है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो पैसा डूब नहीं जाएगा, ऐसा हो गया। दूसरी बात कि दूसरी भावी प्रगति के लिए, फ्यूचर में वो जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए कुछ रास्ते भी खुले। उन दिनों अपने देश में कपड़े की मिलें बहुत कम थी, यही एक इम्पॉर्टेंट बात है। जो मिलें थी उसमें भी मोटे कपड़े तैयार होते थे। एक्चुअली में जब अंग्रेज़ लोगों ने हमारे देश पर शासन किया तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दबा करके रखा था, चौपट करके रखा था, है ना। और इसी वजह से वो हमारे देश के लोगों के बारे में कुछ भला नहीं चाहते थे ना। वो नहीं चाहते थे कि भारत मजबूत हो, भारत की इकोनॉमिक्स मजबूत हो, भारत में रहने वाले लोग मजबूत हों, वो पढ़ाई लिखाई करें, वो आगे बढ़ें, इनका दूसरे देशों के साथ में कारोबार फैले, है ना। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ के कॉटन इंडस्ट्री को दबा करके रखा था, चौपट करके रखा था। तो अब यहाँ पर जमशेदजी टाटा ने क्या सोचा कि उसमें अपने देश में जो कपड़े की मिलें थीं उसमें मोटे कपड़े तैयार होते थे। तो मोटे कपड़े का मतलब ये है कि ऐसे कपड़े जिससे लोग शर्ट ना सिलवाते हों, कुर्ते ना सिलवाते हों, है ना। वो बस उसमें मोटे कपड़े का मतलब है ऐसी कपड़े जिससे कि बेडशीट बनाई जाती हो, चादर बनाई जाती हो। तो आप देखो ना कि हमारे देश में अगर हम बात करें कंजम्पशन की, तो लोग शर्ट के लिए कपड़े ज़्यादा खरीदते हैं या बेडशीट के लिए। थिंक अबाउट इट। और दूसरी बात है कि जो मोटे कपड़े होंगे उनकी कीमत का एक दायरा होता है, उससे ज़्यादा आप चार्ज
नहीं कर सकते। लेकिन लोग अपने शर्ट के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, है ना। अगर आप फैशन के ट्रेंड की बात करो तो वो बेडशीट का फैशन ट्रेंड कम बदलता है, लोगों के शर्ट का फैशन ट्रेंड ज़्यादा बदलता है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर नसरवान जी टाटा और उनके बेटे जमशेद जी टाटा, इन्होंने ये बात सोची कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर कपड़े की मिलें लगाएंगे, लेकिन उसमें मोटे कपड़े नहीं, महीन बारीक कपड़े भी होने चाहिए। अब आगे देखते हैं। तो जमशेद जी ने भारत में लंकाशायर और मैनचेस्टर जैसी उन्नत किस्म की मिलें स्थापित करना चाहते थे। उन्नत किस्म मतलब ऐसी मिलें जिसमें हाई क्वालिटी फाइबर, हाई क्वालिटी कॉटन तैयार होता हो। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली कपास की सफाई, कताई, बुनाई का कार्य देखा। तो बच्चों एक बात बताता हूँ आपको कि एक्चुअली में अंग्रेज़ों के समय में क्या था कि भारत के किसान कॉटन की खेती करते थे, कपास की खेती करते थे, और अंग्रेज़ों की सरकार ये किसानों से सारा का सारा कपास खरीद करके जहाज़ पर लदवा करके इंग्लैंड ले जाया करती थी, ये सारा का सारा रॉ मटेरियल। और इस कपास से आगे का काम है ना, उसकी सफाई, उसकी कताई, उससे बुनाई करके अच्छे अच्छे कपड़े बनाने का काम वो इंग्लैंड में करते थे, और फिर वापस इंग्लैंड से कपड़े जहाज़ पर लद करके आते थे जो भारत में बेचते थे। तो इस तरीके से वो हमारे साथ में व्यवहार करते थे। उन्होंने भारत में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होने का मौका नहीं दिया। वो किसानों से कपास मतलब कम कीमत में ख़रीद लेते होंगे, है ना, और किसी को यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का मौका नहीं देते थे। तो जब जमशेद जी ने इंग्लैंड में देखा कि भारत से जो कॉटन यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होता है, कि उसकी सफाई वहाँ कैसे होती है, कताई बुनाई कैसे होती है, और किस तरीके से वो लोग सस्ते दर पर, बहुत ही मिनिमम रेट पर ये कॉटन भारत से ख़रीद लेते हैं, तो भारतीय कपास से बने इन मिलों के कपड़े भारत में ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। दो बातें हैं यहाँ पे ध्यान देने की। देखो आप कि वो सस्ते दर पर हमारे देश से भारतीय कपास खरीद लेते थे, और जो कपड़े वहाँ बनते थे वो भारत में ऊंची दरों पर बेचे जाते थे। तो इसमें दोनों ही केस में सस्ते दर पर कपास किसने खरीदा? इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड की मिलों में लंकाशायर और मैनचेस्टर में कपड़े बने और बेचे गए कहाँ? भारत के लोगों को ही, भारत में रहने वाले लोगों को ही। तो इस बात से इन्हें बड़ा दुख हुआ। तो जमशेद जी ने दृढ़ निश्चय किया, है ना, कि वो ऐसे ही मिलें भारत में खोलेंगे। तो अब क्या होगा कि भाई भारत में ही, भारत के कपास से इंग्लैंड के जैसे अच्छे अच्छे कपड़े बन पाएंगे, जिसको भारत में रहने वाले लोग आसानी से और सही कीमत पर खरीद पाएंगे। उन्हें इंग्लैंड में लंकाशायर और मैनचेस्टर में बनने वाले कपड़ों के भरोसे नहीं रहना होगा, और न ही उन्हें उतनी कीमत पे करनी होगी। तो जनवरी 1877 में इन्होंने नागपुर में इम्प्रेस मिल नाम की सूती मिल खोली। तो आरंभ में जमशेद जी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये तो होता ही है कि अगर आप कोई काम पहली बार स्टार्ट करते हो, यू आर ए फ्रेशर, है ना, उस जगह के लिए अगर वो काम नया है, आप नए हो, यू विल हैव टू स्ट्रगल, यू विल हैव टू लेबर हार्ड। तो इन्हें भी काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे बिना घबराए धैर्य और निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहे। उन्होंने अपने कारखानों में नई तकनीकों और नई मशीनों का प्रयोग किया। उद्योग स्थापना के लिए, इंडस्ट्री के सेटअप के लिए मूल में स्वदेशी वस्तुओं के अधिक से अधिक प्रयोग की भावना भी काम कर रही थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो इनके परिवार के लोगों के देशभक्त होने का भी सबूत देती है। क्या बात है कि भाई उद्योग की, इंडस्ट्री का सेटअप करेंगे तो, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें और ज़्यादा से ज़्यादा जो इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए वो हम इंडियन, है ना, स्वदेशी ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि उसमें भारत में हेवी इंजीनियरिंग की फैक्ट्री वगैरह भी नहीं रही होंगी। तो जमशेद जी ने भारतीय खनिज संपदा का मतलब है मिनरल्स, और पूंजी का उपयोग भारत में ही करने के पक्षधर थे। ये बहुत अच्छी बात सोची उन्होंने कि भाई भारत में जो मिनरल्स अवेलेबल हैं, भारत में जो कैपिटल अवेलेबल है, क्यों ना हम भारत में ही इंडस्ट्री सेटअप करके उसका इस्तेमाल करें।
स्वदेशी मिल लिमिटेड नामक मिल की स्थापना के पीछे भी यही देश प्रेम की भावना काम कर रही थी। वे भारतीय उद्योग को विश्व व्यापार में सम्मानित स्थान दिलाना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने किस तरह के मिल का नाम रखा? उन्होंने मिल का नाम भी रखा स्वदेशी मिल लिमिटेड, है ना। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर खोला हुआ है, ये UPSC की किताब है। इसमें मैं बार बार देख रहा हूँ कि होना चाहिए तालव्य स और उसकी जगह पर लिखा हुआ है मूर्धन्य स। ये मैंने देखा है इसमें, और मैं इसके लिए UPSC को मेल भी करूँगा। तो आप ज़रा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे ये विश्व है, यहाँ पर भी उन्होंने तालव्य स की जगह पर मूर्धन्य स लिखा है। ये उनके टाइप सेटिंग का दोष हो सकता है। यहाँ भी जैसे मैं देख रहा हूँ कि देश शब्द है, तो वहाँ पर भी ऐसा ही है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने क्या सोचा था कि हाँ, हम देश में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, देश में जो मिनरल्स हैं, और इसको हम देश में जो हमारे पास में कैपिटल पूंजी अवेलेबल है, हम इससे अपने देश में ही मिल बनाएंगे, यहाँ पर ही फैक्ट्री सेटअप करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को काम मिलेगा और यहाँ के लोगों को इस मिल के प्रोडक्ट भी आसानी से और कम कीमत पर मिलेंगे। और इसके साथ साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वो भारतीय उद्योग को, भारत की इंडस्ट्री को विश्व व्यापार में इंटरनेशनल स्केल पर, दुनिया के पैमाने पर सम्मानित स्थान दिलाना चाहते थे। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, अपने देश की ऑनर के लिए ऐसी बात सोचना। तो नागपुर कपड़ा मिल की स्थापना के मात्र 3 साल के बाद ही सन 1880 ईस्वी में जमशेद जी के मन में इस्पात उद्योग शुरू करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। इस्पात उद्योग, देखो बच्चों, यहाँ पर गौर करने की बात है कि ये समय कौन सा है, 1880 का है ना। और तो समझ ही रहे हो आप कि ये जो समय है, ये वो समय है जब हमारा देश गुलाम था। इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट इन 1880, है ना। तो अब अंग्रेज़ों की सरकार और उसमें हमारे देश के उद्योगपति जमशेद जी के मन में इच्छा हुई कि भाई मैं एक स्टील फैक्ट्री लगाऊंगा, स्टील फैक्ट्री, इस्पात उद्योग। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोगों ने ऊपर में एक बात पढ़ी थी, जिसमें एक लेखक ने स्कॉटलैंड में अपने भाषण में कहा था कि अगर आप लोहे पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपका उस देश के सोने पर भी नियंत्रण हो सकता है। तो अंग्रेज सरकार से इस्पात का उद्योग, मतलब ये एक बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती थी, इसका अप्रूवल मिलना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अंततः कई वर्षों के बाद उन्हें सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई। अभी भूगर्भ विशेषज्ञों के द्वारा खनिज सर्वेक्षण का कार्य चल ही रहा था कि जमशेद जी के पिताजी का देहांत हो गया। ओहो, अब यहाँ पर एक बात लिखी है ना कि भूगर्भ अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, है ना। जमीन के नीचे अपने देश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मिनरल अवेलेबल है, कहाँ पे आयरन है, कहाँ पे बॉक्साइट है, कहाँ पर कोल है, कहाँ पर गोल्ड है, इस चीज़ को सर्वे करने का काम साइंटिस्ट लोगों के द्वारा चल ही रहा था। और ये बात बड़ी मुश्किल से उनको एक अप्रूवल मिल भी गया था अंग्रेज़ों की सरकार से। इसी बीच में जमशेद जी के पिता नसरवान जी का देहांत हो गया। तो जमशेद जी के बाद उनके पुत्र दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा ने अपने पिता के अच्छा अभी हम लोगों ने जो बात की ना कि अभी ये काम चल ही रहा था, जो बात जमशेद जी ने सोचा था, तो जमशेद जी के पिता का देहांत नहीं है, जमशेद जी का ही देहांत हो गया। तो जमशेद जी के बाद उनके पुत्र दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा ने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा किया और सन 1911 में 1911 में लोहा और इस्पात के कारखाने की स्थापना के साथ ही टाटा का, जमशेद जी टाटा का महान स्वप्न पूरा हुआ। उनका इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ, है ना। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, अंग्रेज़ों से उसका अप्रूवल लिया, है ना, और बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को शुरू करने का काम ही किया था, तभी उनका देहांत हो गया था। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि उनके बाद उनके जो 2 बेटे हैं, दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा ने अपने पापा के
आधे अधूरे सपने को पूरा किया और 1911 ईस्वी में लोहा और इस्पात के कारखाने की स्थापना के साथ ही टाटा का महान स्वप्न पूरा किया। बिहार में साकची गांव के घने जंगलों को साफ करके यह कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील मिल्स के नाम से स्थापित किया गया। जो बच्चे 6 और 7 क्लास में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं उनके ज्योग्राफी में भी इस चीज़ की चर्चा है कि कैसे देश में सबसे पहले टाटा आयरन और स्टील मिल्स टिस्को, जिसे हम लोग आजकल कहते हैं ना टाटा स्टील, उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। और ये साकची गांव जो है बिहार में लिखा हुआ है, लेकिन आजकल ये साकची गांव जो है वो झारखंड स्टेट में है, क्योंकि अभी से कुछ साल पहले एक हिस्सा बिहार स्टेट से अलग हो गया है। और आप ये भी जान करके खुशी होगी कि ये जो जमशेदपुर नाम है ना, ये मुझे लगता है जमशेद जी को रिस्पेक्ट देने के लिए ही, या ये पूरा का पूरा शहर भी हो सकता है इनके इनिशिएटिव से ही बसाया गया हो। और ये जो साकची गांव है ये इसके पास में ही हो, जहाँ के जंगलों की सफाई करके इन्होंने इस फैक्ट्री को सेटअप किया था। तो अब यह क्षेत्र एक महानगर के रूप में बदल गया है और इसका नाम उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर रखा गया है। तो बच्चों, मैंने बताया ना, अभी मैंने कहा भी था कि जमशेदपुर का नाम जमशेदपुर क्यों पड़ा होगा। तो एक्चुअली में जमशेद जी के सपनों की फैक्ट्री टाटा आयरन एंड स्टील, जो वो चाहते थे कि अपने देश में इस्पात की एक बड़ी फैक्ट्री लगाई जाए, उसका उन्होंने उस ड्रीम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, उस पर काफ़ी सारा काम किया था। और 1911 ईस्वी में देश में पहली स्टील की फैक्ट्री, पहला लोहा और इस्पात का कारखाना हमारे देश में इस्टेब्लिश हो पाया, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील मिल्स, जिसे आजकल हम लोग कहते हैं टिस्को। व्हाट डू वी से? टिस्को। टिस्को। ये है ना। तो बच्चों, कैसा लगा जब मैंने आपको भारत के एक इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी सुनाई? मैंने आपको भारत के एक बहुत ही इज्जतदार बिजनेस वाला परिवार, मैंने कहा ना टाटा के परिवार के बारे में बताया। ये विकिपीडिया पर उनका लिंक है, जमशेद जी टाटा का। आप देखो इनकी तस्वीर में ये एक तरह का इन्होंने पगड़ी या और एक तरह का टोपी भी पहन रखा है। इस तरह की टोपियाँ या इस तरह की पगड़ियाँ आपको पारसी फैमिलीज़ में देखने को मिल जाएंगी। तो जल्दी ही बच्चों हम लोग किसी और महान हस्ती के बारे में आपको एक लेक्चर सुनाऊंगा, है ना। उनकी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने अपने करियर की हाइट्स को, किस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस में सफलता हासिल की। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि अब आप किस बिजनेसमैन के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे नाम लेंगे टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क के बारे में भी। तो हो सकता है मैं जल्दी प्लान करके उनके बारे में भी एक लेक्चर अपलोड करूं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।